हिंदी लोकभारती कक्षा 10वी पाठ 7वां खुला आकाश पूरक पठन। कुंवर नारायण। परिचय। जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश। परिचय। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। 10 मार्च 1998। मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। 10 मार्च 1998। सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। 8 अगस्त 1998। जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। जिसके प्रतीक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। 12 नवंबर 1998। सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे वाघ केवल वाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। 7 अगस्त 1999।
लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे। 4 जनवरी 2001। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब। यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। 23 जनवरी 2002। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बंद पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। 12 जून 2003। बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जनवरी 2006। अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। 30 सितंबर 2010। दिशाओं का खुला आकाश से।